हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। जैसे कि स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं, हम थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री जो कि न्यू एनसीईआरटी है उसकी सीरीज को कवर कर रहे हैं। सो इन दिस सीरीज आई हैव ब्रॉट थीम 3 दैट इज चैप्टर 3 फ्रॉम पार्ट 1 ऑफ थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कैसे बहुत सारे चेंजेस एकदम से 6th सेंचुरी बीसी में आ जाते हैं। महाजनपदास का राइज होता है। मगध की पोजीशन के बारे में हमने पढ़ा। मगध में कौन सी डायनेस्टीज का एम्पायर एस्टैब्लिश हुआ उसके बारे में हमने पढ़ा कि कैसे लोगों की लाइफ टुवर्ड्स सेटलमेंट्स मूव कर रही थी इंस्टेड ऑफ nomadic life which they used to have earlier with the advent of iron, with the use of iron and so on and so forth. बहुत सारे चेंजेस समाज में उस समय हो रहे थे, उन सब के बारे में हमने पढ़ा। Now the thing is this, students, often what we consider history is the history of the kings or the history of the, you can say, the authorities. हम इतिहास को उस नजर से देखते हैं जो कि राजा का, जो कि राज्य का या फिर जो कि अथॉरिटीज का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। सो अभी आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर वैसे भी न्यू एनसीईआरटीज को भी अगर हम पढ़ते हैं तो कॉमन मैन की लाइफ क्या थी या फिर सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट हुआ, विमेन पर क्या इम्पैक्ट था, विमेन की पोजीशन क्या थी, सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन था कि नहीं था, इनइक्वालिटीज थी कि नहीं थी, इन सब एस्पेक्ट्स को भी आपको इम्पोर्टेंटली कवर करते हुए चलना है। दिस इज वेरी रेलिवेंट फॉर योर एग्जाम। दिस हैज बिकम वेरी रेलिवेंट ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम। तो अब आपको बिल्कुल वैसे सवाल नहीं मिलते कि अकबर के समय में क्या हुआ, बाबर के समय में क्या हुआ, यूपीएससी में तो वैसे भी नहीं मिलते थे, बट वैसे भी इतिहास को पढ़ने का नजरिया अब बहुत ज्यादा बदल चुका है। तो इस चैप्टर में यानी थीम 3 में हम बात करने वाले हैं किनशिप, कास्ट और क्लास के बारे में। मतलब इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं कि उस समय के समाज में क्या हुआ करता था, उस समय के समाज में क्या वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था थी, गोत्र व्यवस्था थी, या महिलाओं की पोजीशन क्या थी, पेट्रियार्कल सोसाइटी थी या मेट्रियार्कल थी, मैट्रिलिनी थी तो कैसी थी, पॉलीगैमी होती थी कि पॉलीएंड्री हमें देखने को मिली, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है जी, तो इन सारे एस्पेक्ट्स के बारे में आज हम बात करेंगे। बिफोर वी मूव अहेड स्टूडेंट्स, वन थिंग यू शुड बी क्लियर अपॉन इज इतिहास क्या है। इतिहास हमारे सामने कुछ सोर्सेस का इंटरप्रिटेशन है, हमारे सामने कुछ किताबें हैं, कुछ राइटर्स की राइटिंग्स है, राजाओं के द्वारा जारी किए गए फतवा, ऑर्डर्स, या फिर आप कहिए कि राजाओं द्वारा लिख पाए गए लेख है। तो अब वो अपनी अपनी समझ है। सपोज अगर मैं आपको बताऊं कि आज क्या हो रहा है तो वो मेरा इंटरप्रिटेशन है आज का। उसी तरीके से ह्यून सांग ने इंडिया को कैसे देखा वो ह्यून सांग का इंटरप्रिटेशन है, फाहियान ने कैसे देखा वो फाहियान का इंटरप्रिटेशन है। सो अगर हम सोचें या अगर हम समझें, हम इस कंक्लूजन पे आते हैं कि ऐसा ही हुआ करता था। सो स्टूडेंट्स, वी माइट बी रॉन्ग। द थिंग इज दिस दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि शायद ऐसा हुआ करता होगा, शायद इसके साथ कुछ और भी रहा करता होगा, शायद इसके साथ ये भी प्रोबेबिलिटी है। ओके, सो वी कैन नॉट कम टू अ कंक्लूजन कि डेफिनेट यही चीज थी, ऐसा ही हुआ करता था। और वैसे भी पूरे देश के इतिहास को आप नहीं समझ सकते हैं। सो आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं, वो कुछ राइटर्स की राइटिंग्स के बेसिस पे समझ रहे हैं या फिर वो कुछ इंस्टेंसेस के बेसिस पर समझ रहे हैं, कुछ क्षेत्रों को, कुछ रीजन्स को हम पढ़ रहे हैं। सो वी हैव टू बी लाइक वेरी ओपन माइंडेड व्हाइल स्टडीइंग दिस सब्जेक्ट। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं कि उस समय के समाज में क्या हुआ करता था या फिर क्या इंपॉर्टेंट आपको सोसाइटी में चेंजेस देखने को मिले। सो स्टूडेंट्स, एक तरफ जहां पर हमने इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की, हमने सेटल्ड एग्रीकल्चर की बात की, हमने बात की कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बढ़ोतरी होने के बाद पीपल स्टार्टेड कलेक्टिंग इट एंड पीपल स्टार्टेड इंडल्जिंग इन ट्रेड एंड कॉमर्स। उसी समय क्या हो रहा था, हमने देखा नॉट ओनली दिस बल्कि और भी बहुत सारे प्रोफेशंस जैसे कि क्राफ्ट, जैसे कि पॉटरी, जैसे कि और भी बहुत सारे इंटरेस्ट जो लोगों के थे और बहुत सारे प्रोफेशंस को जन्म देते हैं। ओके, सब जब प्रोफेशंस को जन्म देते हैं तो आप ये मान करके चलिए कि समाज में इक्वालिटी तो नहीं होगी ना। वेल्थ का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो चुका है, पैसे का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो चुका है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो चुका है। नाउ प्राइवेट प्रॉपर्टी इज अ पोजीशन, मेरा पोजीशन है, मैं जितनी कमाऊं उतनी रखूंगी। सो समाज में सोशल डिफरेंसेस इस समय बढ़ रहे थे,
वेल्थ के डिफरेंसेस बढ़ रहे थे, समाज में इनइक्वालिटीज बढ़ रही थी, असमानताएं बढ़ रही थी, ना सिर्फ इकोनॉमी के बेसिस पे बट ऑल्सो एट द लेवल ऑफ सोसाइटी, ऑल्सो एट द लेवल ऑफ सोशल रिलेशंस ऑल्सो वी हैव सीन दैट इनइक्वालिटीज वर इंक्रीजिंग. हाउ कम? वी विल टॉक अबाउट इट. we need to keep this in our mind. मैंने कुछ पॉइंट्स आपके हाईलाइट भी कर रखे हैं. Who composed what and for whom? जब भी हम हिस्ट्री के सोर्सेस पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि वो सोर्स किसके द्वारा लिखा गया, किसने कंपोज किया और किस कॉन्टेक्स्ट में, किस बैकग्राउंड में कंपोज किया गया. ठीक है जी. तो सपोज अगर मैं अभी इस समय आप कहिए कि इंडिया के उत्तर प्रदेश में रह रही हूं, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में रह रही हूं, तो अगर मैं बुंदेलखंड की निवासी हूं तो शायद मेरे लिए यहाँ पर आज के समय में भी इलेक्ट्रिसिटी पावर कट बहुत ही यूजुअल है, या इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी 24/7 मिलना मुश्किल है. तो ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, बट ये चीज दिल्ली और मुंबई और चेन्नई और बैंगलोर में रह रहे सिटीजन के साथ नहीं हो रही होगी. राइट. सो द थिंग इज कि हमने जो एक्सपीरियंस किया वही हमारा इंटरप्रिटेशन होता है, और ये हमें समझना बहुत जरूरी है हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं. चलिए तो शुरू करते हैं चैप्टर को. सबसे पहले स्टूडेंट्स, इसी एस्पेक्ट को जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया समझाने के लिए एक एनालॉजी ली गई है. वीएस सुक्थांकर, ये एक संस्कृतिस्ट थे. ठीक है. इन्होंने 1919 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया. महाभारत के जितने भी वर्जन्स है ऑल अराउंड द कंट्री, उन सबको पढ़ करके और उसका एक क्रिटिकल एडिशन तैयार किया. प्रोजेक्ट में लगभग 47 साल लग गए. 13,000 पेजेस से भी ऊपर के पन्ने थे उस किताब में जो क्रिटिकल एडिशन इन्होंने तैयार किया. और उसमें उन्होंने ये देखा कि बहुत सारी चीजें फ्रॉम कश्मीर टू नेपाल, फ्रॉम केरला एंड तमिलनाडु, मेनी थिंग्स वर कॉमन एंड मेनी थिंग्स हैड रीजनल वेरिएशंस. महाभारत की स्टोरीज में कुछ चीजें कॉमन थी. कॉमन चीजें क्या थी? कॉमन चीजें थी कि 2 कजन्स के बीच की लड़ाई है और जो है विजयी कौन हुए वो कॉमन था. ठीक है. बट रीजनल वेरिएशंस बहुत सारे हैं. ये सिर्फ महाभारत का केस नहीं है, यही रामायण का भी केस है, यही और भी बहुत सारे टेक्स्ट का आपके केस हमने पढ़ा है और हमने देखा है. ठीक है जी. चलिए अब ये एक एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए कि हाउ टेक्स्ट आर varying, how text vary over the period of the time, over the period of the time as well as over the regions, over the areas. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम आ जाते हैं आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक पर. फैमिलीज क्या है, किनशिप क्या है, वर्ण सिस्टम क्या है, कास्ट सिस्टम क्या है, गोत्र सिस्टम क्या है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे. ओके. नाउ वी जनरली टेक फैमिलीज एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ किनफोक. संस्कृत टेक्स्ट में वर्ड कुल यूज किया गया है परिवार के लिए. फैमिली के लिए वर्ड कुल यूज किया गया है. ठीक है. किसके कुल के हो, आपने आजकल भी कहीं ना कहीं बॉलीवुड में या डेली सोप्स में सुना होगा. ठीक है. अगर आम भाषा में नहीं सुना है तो. और उसके बाद किन फोक के लिए वर्ड ज्ञाति नहीं, हाँ, वर्ड जे साइलेंट होगा, ज्ञाति यूज किया गया है. ठीक है. और वंश वर्ड यूज किया गया है लीनिएज के लिए. ये भी आपको पता होगा कि हमारे वंश में ऐसा नहीं होता. वंश की वृद्धि के लिए लोग दुआ मांगते हैं कि भाई हमें बेटा हो जाए. ठीक है. तो वंश क्या है? लीनिएज है. ओके. नाउ द थिंग इज दिस, families are usually parts of larger networks of people derived as relatives. जो भी ब्लड रिलेशंस वाले लोग हैं उन्हें फैमिली कहा जाता है, उन्हें किनफोक कहा जाता था. बट स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन भी अलग अलग जगह वेरी कर रही थी. क्यों? क्योंकि कहीं कहीं पर कजन्स को ब्लड रिलेशन माना जाता है और कहीं कहीं पर नहीं. आपको पता होगा कि साउथ इंडिया में कजन्स के साथ मैरिज अलाउड है. राइट. कजन्स में मैरिज अलाउड है, बट नॉर्थ इंडिया में नहीं है. क्यों? क्योंकि इसके रूट्स इतिहास में है. इतिहास आपको, एनसीईआरटी आपको हर चीज का जवाब देगी. तो कुछ सोसाइटीज में कजन्स कौन है? ब्लड रिलेशंस माने जाते हैं. एंड फिर ब्लड रिलेशंस होने के कारण सेम कजन्स में शादी नहीं होती है. बट कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि कजन्स में मैरिजेस आर अलाउड. ओके. सो ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स वी हैव सीन कि हाँ, ये मैंने आपको बताया कि फैमिली की डेफिनेशन क्या है और अलग अलग समाज में फैमिली की डेफिनेशन अलग अलग रही. ठीक है. अब थोड़ी बात कर लेते हैं पैट्रिलिनी के बारे में.
पैट्रिलिनी क्या है? पैट्रिलिनी मीन्स ट्रेसिंग डिसेंट फ्रॉम फादर टू सन, ग्रैंडसन एंड सो ऑन। मतलब पिता से पुत्र, पुत्र से पोते में, मीन्स पैट्रिलिनी यानी पितृसत्तात्मक समाज में ही सारा का सारा वंश जो है पुत्र चलाएगा, वो जो है कॉन्सेप्ट पैट्रिलिनी आप कह सकते हैं। ओके, इट इज मेल हेरिडिटरी, मेल्स लाइक मेल चाइल्ड विल बी द हेरिडिटरी। ओके, इसके विपरीत है मैट्रिलिनी। मैट्रिलिनी में जो मदर की फैमिली है वहां से डेसेंट का ओरिजिन होता है। फाइन। अब देखिए महाभारत की अगर हम बात करें तो महाभारत में क्या हमें देखने को मिलता है? कजन्स के ग्रुप थे कौरव और पांडव्स। ठीक है, कौरव और पांडव्स एक ही सिंगल रूलिंग फैमिली को बिलोंग करते थे, जो कि कुरुज की फैमिली थी। कुरुक्षेत्र का नाम आपने सुना है, यहीं से नाम आया है। जनपद, जहां पर जनों के पद पड़े, कुरु ट्राइब के पद पड़े, कुरुक्षेत्र हो गया। ठीक है, ये पिछले चैप्टर से आपका एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट है। नाउ द थिंग इज, यहां पर हमने देखा कि कुरु जो ग्रुप है, कुरु जो ट्राइब है, वो जनपद पर, एक जनपद पर, वन ऑफ द जनपद कुरुक्षेत्र के एरिया पर रूल कर रही थी। और वहां पर हमने क्या देखा? दो कजन्स थे कौरव और पांडव, उनके बीच में सत्ता को लेकर के झड़प होती है और उस बैटल में पांडव विक्टोरियस हो जाते हैं। उसके बाद हमने देखा उस समाज में भी पैट्रिलिनी को फॉलो किया जाता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अब उसके बाद जो राजा स्टैब्लिश हुए, उनकी सत्ता उनके पुत्र के पास गई, उनकी सत्ता उनके पुत्र के पास गई, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, नाउ द थिंग इज दिस कि क्या महाभारत से पैट्रिलिनी का आइडिया जन्म लेता है? नहीं, महाभारत से पहले भी पैट्रिलिनी थी, बट महाभारत ने इसको रीइंस्टेट कर दिया, री इम्पोज कर दिया। ओके, और ये हमें बहुत सारी डायनेस्टीज में भी देखने को मिला। जब कहीं पर अगर पुत्र नहीं हुआ करता था तो फिर जो सत्ता है वो भाइयों के पास जाती थी या भाइयों के पुत्रों के पास जाती थी, बट मेल हियर ही हमें देखने को मिले। नॉट ओनली इन एंशिएंट टाइम्स, मेडिवल इंडियन टाइम्स में, मॉडर्न इंडियन टाइम्स में भी आप कुछ ऐसी ही प्रथाएं बहुत ज्यादा लंबे समय तक देखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल झांसी की रानी के बारे में आपने सुना होगा। झांसी की रानी का भी केस यही था कि भाई उनका जो झांसी था वहां पे मेल वंशज ना होने के कारण ब्रिटिशर्स उसको लेना चाहते थे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। देन रानी सेड कि आई एम द क्वीन, शी वांटेड टू टेक केयर ऑफ इट। ठीक है, हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे। उसके अलावा स्टूडेंट्स, एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ठीक है, माना कि ये जो है प्रथाएं चली आ रही थी कि पिता का जो शासन है वो पुत्र के पास जाएगा, बट उसके बाद हमने कुछ एक्सेप्शंस भी देखे। कौन से हैं एक्सेप्शंस? पिछले चैप्टर को, पिछले क्लास को याद कीजिए। प्रभावती गुप्ता, प्रभावती गुप्ता एक एक्सेप्शन के रूप में हमें देखने को मिलती है। वाका टेक्स्ट के साथ संबंध भी स्टैब्लिश होते हैं इनके कारण। ठीक है जी, सो पैट्रिलिनी वाज द जनरल ट्रेंड, बट वी हैव सीन सम ऑफ द एक्सेप्शंस एज वेल। फाइन। अब स्टूडेंट्स, एक और इंपॉर्टेंट हमें वहां के समाज में फीचर देखने को मिलता है। आप इसी किताब में अपने शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए ताकि रिवीजन में आपको हेल्प हो। इसी समाज में हमें और एक एविडेंस मिलता है। वो एविडेंस ये मिलता है कि समाज में हाई स्टेटस दिया गया था किसे? ब्राह्मण्स को। हाई स्टेटस दिया गया था किसे? ब्राह्मण्स को। और ये जो ब्राह्मण्स हैं इन्हें हाई स्टेटस दिया गया था, लेकिन क्या आपको लगता है कि समाज में बाकी सारे ग्रुप्स द्वारा ये स्टेटस एक्सेप्ट किया जाएगा? बिल्कुल नहीं, इतनी आसानी से तो नहीं किया जाएगा। तो क्या होगा? उनके द्वारा प्रोटेस्ट होगा और ब्राह्मण्स बार बार अपनी हाई स्टेटस को क्लेम करेंगे। एंड दिस इज व्हाट हैपेंड जब उन्होंने वर्ण सिस्टम को डिवाइन ओरिजिन देने का प्रयास किया। ओके, तो ब्राह्मण्स ने अपने आप कहिए कि स्टेटस को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। अगर शादी के रूल्स की बात करें तो समाज में हमने जनरली ये देखा कि डॉटर्स को पराई संपत्ति समझा जाता था। बेटी पराया धन है, ये कॉन्सेप्ट जो है पॉपुलर था। एंड ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स, यहीं से कन्यादान का कॉन्सेप्ट आता है। कन्या का दान रिलीजियस ड्यूटी बन जाती है ऑफ फादर। कन्यादान और द गिफ्ट ऑफ डॉटर इन मैरिज, शादी में कन्यादान करते हैं माता पिता। कन्या का दान करना, गिफ्ट करना अपनी डॉटर को शादी में एक रिलीजियस ड्यूटी बन जाती है कि भाई आपने ये किया तो आपका जन्म सिद्ध हो गया, समथिंग लाइक दिस। ओके स्टूडेंट्स, डॉटर्स वर व्यूड रादर डिफरेंटली इन दिस फ्रेमवर्क। पुत्रियों और पुत्रों की, बेटियों और बेटों की अलग अलग पोजीशन हुआ करती थी। डॉटर्स के पास कोई भी रिसोर्सेस का क्लेम नहीं था।
डॉटर्स को आप अपनी किन यानी अपने परिवार, अपने ब्लड रिलेशन से बाहर आप डॉटर्स की शादी करोगे, और जो डॉटर्स हैं उनको आप राइट टाइम और राइट पर्सन देख करके शादी कर दोगे। सही समय आने पर सही व्यक्ति के साथ उनकी शादी कर दोगे। मैंने आपसे कहा कि डॉटर्स की शादी किन से बाहर होती थी, परिवार से बाहर होती थी। इस प्रथा को कहते हैं एक्सोगेमी। क्या कहते हैं? एक्सोगेमी। यहां पर लिखा भी हुआ है एक्सोगेमी। एक्सोगेमी मतलब आपके कुल से बाहर आपकी बेटी का ब्याह हो रहा है। अब थोड़े और टर्म्स जान लेते हैं। अगर आपके किन में ही, आपके ग्रुप में ही, आपके कास्ट में ही, आपके ब्लड रिलेशन में ही आप शादी कर रहे हैं तो इट विल बी एंडोगेमी। ओके, एक्सोगेमी मैरिज आउटसाइड द यूनिट, एंडोगेमी मैरिज विद इन द यूनिट। ओके, उसके बाद पॉलीगाइनी और पॉलीएंड्री दो कॉन्सेप्ट हैं। पॉलीगाइनी कॉन्सेप्ट का मतलब है कि एक व्यक्ति की एक से अधिक बीवियां हो, एक व्यक्ति की एक से अधिक वाइफ्स हो। पॉलीएंड्री इसके विपरीत है, एक महिला के एक से अधिक पति हो, एक महिला के एक से अधिक हस्बैंड्स हो। ठीक है, ये है पॉलीगाइनी एंड पॉलीएंड्री। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि ब्राह्मण्स ने अपने स्टेटस को हाई रखने के लिए बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए। इसमें से एक अटेम्प्ट था कि अप्रोक्सीमेटली 500 बीसीई का समय है जब धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र एंड धर्मशास्त्रास को कोडिफाई किया गया, को लिखा गया बाय ब्राह्मण्स। वाई? धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र वर कोडिफाइड बाय ब्राह्मण्स सो दैट इनके माध्यम से ब्राह्मण्स अपनी सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश कर पाए। ठीक है, धर्म सूत्र और धर्मशास्त्रास में क्या डिफरेंस है? की डिफरेंस मैं बता देती हूं। सूत्र आपके प्रोज के फॉर्म में है, शास्त्रास आपके पोइट्री की फॉर्म में है। ठीक है, धर्मशास्त्र एंड धर्म सूत्र क्या है? These are the collection of the traditions, collections of the books which tell us कि एक व्यक्ति का धर्म क्या है। धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है, धर्म का मतलब ड्यूटी है। मेरी ड्यूटी एक पुत्री होने के नाते क्या है, आपकी ड्यूटी एक स्टूडेंट होने के नाते क्या है, मेरी ड्यूटी एक टीचर होने के नाते क्या है। वो जो मेरी ड्यूटी है वही मेरा धर्म है, और उसके बारे में आप बेसिक कोड, बेसिक एथिकल मॉरल कंडक्ट समझ सकते हैं। उसके बारे में धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र बात करते हैं। वन सच धर्मशास्त्र इज मनुस्मृति। बार बार नाम सुना होगा आपने, जिसकी प्रतिलिपियां डॉक्टर अंबेडकर द्वारा जलाई भी गई थी। ठीक है, मनुस्मृति कंपाइल होती है 200 बीसीई एंड 200 सीई के बीच में। ओके, नाउ वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं बता देती हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है। धर्म सूत्र और धर्मशास्त्रास ने बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन दिए कि क्या सही है क्या गलत है, और जो सही था वो मेनली ब्राह्मणिकल नॉर्म्स के अनुसार सही था। जैसे कि इन धर्मशास्त्र और धर्म सूत्र में 8 तरीके की शादियां बताई गई हैं। 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस के बारे में बताया गया है। ये जो 8 टाइप ऑफ मैरिजेस हैं स्टूडेंट्स, दीज विल बी द वन विच विल बी प्रैक्टिस्ड बाय द पीपल इन सम ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 जो प्रैक्टिस कर रहा है तो वो मैरिज ठीक है, बट 5 6 7 8 वाले जो मैरिज टाइप्स दिए हुए हैं वो ब्राह्मणिकल नॉर्म्स के हिसाब से सही नहीं है। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, गोत्र के बारे में समझते हैं। आपने गोत्र टर्म बार बार सुना होगा। सो स्टूडेंट्स, ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस अराउंड 1000 बीसीई हमें देखने को मिलती है कि समाज को गोत्रास में डिवाइड कर दिया गया था, गोत्र में डिवाइड कर दिया गया था। व्हाट इज गोत्र? गोत्र क्या है? तो गोत्र बेसिकली किसी वैदिक सीयर या फिर आप कह सकते हैं जो भविष्य दृष्टि होते हैं व्यक्ति, या जिनको फॉर्चून के बारे में पता होता है, संत भी कह सकते हैं, उनके नाम पर गोत्र को, एक फैमिली के गोत्र को नाम दे दिया गया, और एक गोत्र के लोग एक ही व्यक्ति के वंशज माने गए, फ्रॉम द सेम लीनिएज। तो अब एक ही फैमिली के वंशज हैं तो वो सेम गोत्र में शादी नहीं करेंगे। तो दिस ब्रिंग्स अस टू 2 इंपॉर्टेंट रूल्स। वन, कि हर व्यक्ति अपने ही गोत्र में शादी नहीं करता, कुड नॉट मैरी इन सेम गोत्रा। ओके, second important thing is this, gotras were particularly important and women were expected to give up their father's gotra and adopt that of their husband. महिलाएं शादी के बाद अपने पिता के गोत्र को छोड़ करके अपने पति के गोत्र को अपनाएंगी। ये भी प्रथा हमें समाज में देखने को मिली, बट स्टूडेंट्स हमें एविडेंसेस बताते हैं कि सारी महिलाओं ने ऐसा नहीं किया, या सारी कम्युनिटीज में ये प्रैक्टिस पॉपुलर नहीं थी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल
सातवाहनास जो कि सेंट्रल इंडिया वेस्टर्न इंडिया पे रूल करते थे, आपको पता होगा, नहीं तो हम और भी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सातवाहनास के समय काल में हमें देखने को मिलता है कि सातवाहनास वर द वन हु वर नॉट फॉलोइंग दीज कॉमन नॉर्म्स, जैसे कि ये पहले तो पॉलीगाइनस थे, ब्राह्मणिकल नॉर्म्स के अनुसार एक ही वाइफ होनी चाहिए, राइट। बट सातवाहनास की एक वाइफ नहीं थी। सातवाहनास रूलर्स में हमने देखा कि जनरली दे वर हैविंग मोर देन वन वाइफ, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने क्या देखा, हमने देखा कि पुत्रियों ने शादी के बाद अपने पति के गोत्र को ना ऐड करके अपने पिता के गोत्र को ही कंटिन्यू रखा। ये भी एविडेंस हमें सातवाहनास में देखने को मिलता है। और एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस हमें सातवाहनास में देखने को मिलती है, वो मिलती है इंडोगेमी की। यस स्टूडेंट्स, सातवाहनास में हमने देखा कि शादियां जो हैं वो किन ग्रुप में ही हो रही थी, वो ब्लड रिलेशंस तो नहीं, वो किन ग्रुप में ही हो रही थी। वो जो है एक्सोगेमी को फॉलो नहीं कर रहे थे, बल्कि विद इन द ग्रुप ओनली, विद इन द यूनिट ओनली देयर वाज मैरिज अलायंसेस। नाउ द थिंग इज दिस कि यही रूट आप समझ सकते हैं कि क्यों साउथ इंडिया में अभी भी कजन्स के साथ मैरिजेस अलाउड और कजन्स के साथ मैरिजेस पॉपुलर, ओके। नेक्स्ट, उसके बाद अगला सवाल यह है कि क्या समाज मेट्रीलिनियल था या मेट्रियार्कियल था। मेट्रियार्कियल का मतलब हो गया मातृसत्तात्मक, जहां पर मदर की इंपॉर्टेंट हो। स्टूडेंट्स, अगर हम सातवाहनास की भी बात करें तो सातवाहना रूलर्स में हमें नाम देखने को मिलता है कि उन्होंने अपने माताओं के नाम धारण कर रखे थे, जैसे कि गौतमी पुत्र सतकर्णी, जैसे कि थोड़ा ऊपर चलते हैं, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, वशिष्ठी पुत्र श्री पुलमयी। तो गौतमी वशिष्ठी कौन है, माताएं हैं, ठीक है। बट द थिंग इज दिस कि अगर हम सिर्फ इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कहें कि समाज उस समय का मेट्रिलिनियल था या मेट्रोनिमिक्स को फॉलो करता था, तो मेट्रोनिमिक्स तो ठीक है, बट वी कैन नॉट से दैट द सोसाइटी वॉज नॉट पेट्रियार्कल। क्यों? क्योंकि सातवाहनास में भी हमने देखा कि जब पिता की मृत्यु होती है तो पूरा का पूरा एम्पायर पुत्र के पास जाता है। माता को इज्जत देते थे, माता के नाम को अडॉप्ट करते थे, बट अगर पिता की मृत्यु होती है तो पूरा का पूरा एम्पायर पुत्र के पास जाता है। दिस इज व्हाट वी हैव सीन इन सातवाहनास एज वेल। सो सोसाइटी मोर और लेस ब्रॉडली वाज पेट्रियार्कल, वाज नॉट मेट्रिलिनियल बट वाज पेट्रियार्कल, ठीक है जी। हाँ, उसके अलावा और कुछ डिटेल है, ये भी हम थोड़ा देख लेते हैं। आपके उपनिषद आपने अगर पढ़े हैं तो उसमें से एक उपनिषद है बृहदरण्यक। इसमें बहुत सारे मेट्रोनिमिक्स के एग्जाम्पल्स दिए हैं। मेट्रोनिमिक्स मतलब वो परिवार या वो सोसाइटीज जो कि माता के नाम को आगे अपने नाम के जोड़े या माता के नाम को फॉलो करें, ओके। तो बृहदरण्यक उपनिषद में मेट्रोनिमिक्स की बात की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समाज में बात करते हैं स्टूडेंट्स की सोशल डिफरेंसेस थे कि नहीं थे। मैंने आपसे कहा कि चैप्टर के स्टार्टिंग में ही कि सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हमें देखने को मिलती है, ठीक है। समाज में वर्ण सिस्टम पॉपुलर था। वर्ण सिस्टम का मतलब क्या है तो मैं आपको समझा देती हूं। 4 वर्णों में समाज को डिवाइड किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास, शूद्रास। और ये जो 4 वर्ण हैं, दिस यूज्ड टू बी ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, जिसका जहां जन्म हुआ है वो उस वर्ण को बिलोंग करता है। इन वर्णों के अपने अपने प्रोफेशन दिए गए थे। जैसे ब्राह्मण्स का काम था रिचुअल्स को फॉलो करना, सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करवाना, चैंटिंग मंत्रास एंड रिलीजियस सारे काम। क्षत्रियास का काम था वॉरफेयर का। क्षत्रियास का काम था कि वो नेशन के इंटरेस्ट को अपहोल्ड करे। वैश्यास ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन में संलिप्त थे और शूद्रास को एक ही काम दिया गया था, टू सर्व द अदर 3 हायर वर्णास, टू सर्व द अदर 3 हायर वर्णास, ओके। नाउ द थिंग इज दिस स्टूडेंट कि ये जो है वर्ण सिस्टम आपको धर्मसूत्र धर्मशास्त्र में देखने को मिलता है, मनुस्मृति में देखने को मिलता है, ठीक है। नॉट ओनली दिस, उसके बाद भी हमने देखा अनटचेबल्स भी थे समाज में। और कहीं कहीं आप रिसोर्सेज में, कुछ सोर्सेज में देखते हैं चंडालास की बात की गई है। ये कौन थे? ये वो समाज के लोग थे
जो कि सबसे निम्न स्तर से ट्रीट किए जाते थे, सबसे निम्न सोशल हायरार्की पर, सबसे नीचे सोशल हायरार्की पर रखे गए थे। ओके जी। नाउ ब्राह्मण्स, अच्छा हाँ, मैं आपको बता रही थी कि ये वर्ण सिस्टम के ओरिजिन को, वर्ण सिस्टम को, अब देखो ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र धर्मशास्त्रार्थ में लिखा है, पर मानेगा कौन? ब्राह्मण ही मानेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्षत्रिय मानेंगे, और कौन मानेगा? तो लोग इसको माने, इसलिए इसको ब्राह्मण्स ने डिवाइन ओरिजिन बताया, इसका डिवाइन ओरिजिन बताया गया। जैसे कि इसको क्लेम करने के लिए ब्राह्मण्स ने बताया दैट वर्ण सिस्टम वॉज ऑफ, वर्ण ऑर्डर वॉज ऑफ डिवाइन ओरिजिन, और ये जो 4 वर्ण हैं ये लॉर्ड ब्रह्मा, भगवान ब्रह्म के शरीर के हिस्सों से इनका जो है जन्म हुआ है। जैसे कि ब्राह्मण्स का जन्म भगवान ब्रह्म के मुख से हुआ है, तो देयरफॉर दे आर बिजी चैंटिंग मंत्रास। क्षत्रियास का जन्म उनके आर्म्स से हुआ है, सो आर्म्स में ताकत होती है, सो क्षत्रियास विल बी फाइटिंग, विल बी हैविंग द वेपन्स। वैश्यास का जन्म उनके थाइज से हुआ है, थाइज और लेग्स का काम क्या होता है? मूवमेंट। सो क्षत्रियास विल बी डू, आई एम सॉरी, वैश्यास विल बी डूइंग ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन। शूद्रास का जन्म उनके पैरों से हुआ है, फीट से हुआ है, सो दे आर गिवन द लोअर कैटेगरी ऑफ द वर्क, राइट। उसके अलावा उन्होंने क्या किया, और क्या तरीके अपनाए ब्राह्मण्स ने कि लोग वर्ण सिस्टम को एक्सेप्ट करें? ब्राह्मण्स ने किंग्स को एडवाइस किया कि आप इस वर्ण सिस्टम को अपने अपने जो है एरियाज में इंप्लीमेंट करेंगे। और तीसरा, उन्होंने लोगों को भी ये परसुएट करने की कोशिश की, लोगों को भी ये विश्वास दिलाने की कोशिश की कि वर्ण सिस्टम बाय बर्थ है, और आपका जिस वर्ण में जन्म हुआ है आपको उसी वर्ण में जो है काम करना होगा, और उसी वर्ण का होकर के मरना भी होगा। ओके, बट क्या ये वर्ण सिस्टम एज इट इज फॉलो होता था? नो, फॉलो होता था बट हर जगह नहीं, और बहुत सारे हमें एक्सेप्शंस, बहुत सारे हमें इसके अलावा भी एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमें बहुत सारे नॉन क्षत्रिय किंग देखने को मिलते हैं। ब्राह्मण्स का काम है चैंटिंग, क्षत्रियास का काम है भाई आप अपने वेपन्स को धारण कीजिए और युद्ध लड़िए, अपने नेशन को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराइए। बट क्षत्रियास किंग्स हर जगह हो ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल के रूप में मौर्यंस, मौर्य डायनेस्टी आपने पढ़ा होगा, उसका ओरिजिन काफी ज्यादा डिबेटेबल है कि मौर्य वंश कहां से उत्पन्न हुआ। ठीक है, अलग अलग जो है रिसोर्सेस अलग अलग उनके बिलोंगिंग्स बताते हैं। शुंग और कानवास ये खुद ब्राह्मण वर्ण से थे। शाक, इन्हें मलेच्छ वर्ण का कहा गया, इन्हें मलेच्छ कहा गया, और कहा गया शाक जो कि सेंट्रल एशिया से आए थे कि इन्होंने जो है खुद को क्षत्रिय साबित करने के लिए दे हैव स्टार्टेड लाइक इमिटेटिंग देम। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप सातवाहनास की बात करेंगे तो सातवाहनास में गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी जो थे उन्होंने एक ब्राह्मण या फिर एक बहमन, बमहन या बहमन का टाइटल धारण किया था। एक बहमन मतलब यूनिक ब्राह्मण, यूनिक ब्राह्मण। एंड यूनिक ब्राह्मण मतलब उन्होंने ये टाइटल क्यों ऑप्ट किया था? बिकॉज ही सेड दैट ही इज द वन हु विल बी डिस्ट्रॉइंग द प्राइड ऑफ क्षत्रियास। मतलब सिर्फ क्षत्रिय राजा हो सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को नकारा, और ही हिमसेल्फ वॉज फ्रॉम ब्राह्मण वर्ण। ओके, तो ये बिल्कुल एज इट इज फॉलो नहीं होता था। बट येस, वन मोर थिंग वी हैव सीन इज कि वर्ण तो फिर भी ठीक है, कास्ट सिस्टम, जाति सिस्टम ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम जो हमें देखने को मिला, ये और भी ज्यादा समाज को कॉम्प्लिकेट करता जा रहा था, और भी ज्यादा समाज को कॉम्प्लिकेट करता जा रहा था। ओके जी, चलिए give me a minute, let me just change the settings. Okay. आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जाति के बारे में समझ लेते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए, ये तो एक वाटरटाइट डिस्टिंक्शन हो गया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। इसके अलावा क्या और प्रोफेशंस के लोग नहीं थे? बिल्कुल थे। जब और बाकी प्रोफेशंस के लोग सामने आने लगे
और उन्हें किस कैटेगरी में रखा जाए ये समझ में नहीं आने लगा, तो ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज ने कहा कि ये जातियां हो गई। ठीक है, तो जातीज का जो कॉन्सेप्ट है वो भी वर्ण की तरह ही वॉज बेस्ड ऑन बर्थ। ओके, इन ब्राह्मणिकल थ्योरी जाति लाइक वर्णा वॉज बेस्ड ऑन बर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द थिंग इज दिस कि वर्ण का नंबर तो 4 फिक्स किया गया था, जातियों का कोई नंबर नहीं था। देयर वाज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ जातीज। सो जहां पे जो नहीं समझ आया उसको एक नई जाति कैटेगराइज कर दिया गया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल निषाद, निषाद कौन थे? वो लोग जो कि जंगलों में रहते थे, उनके प्रोफेशन को कहाँ कैटेगराइज करें? तो निषाद पे एक अलग से जाति हो गई। गोल्ड स्मिथ, स्वर्णकार अलग से एक कैटेगरी हो गई। ठीक है, तो जो भी 4-फोल्ड वर्ण सिस्टम में नहीं एडजस्ट हो पा रहा उसे जाति का एक कैटेगरी दे दिया गया। एंड स्टूडेंट्स यहीं से एक कॉन्सेप्ट इमर्ज होता है श्रेणीज का। श्रेणीज या फिर गिल्ड्स क्या है? ये एक पीवाईक्यू भी है आपका प्रीलिम्स का। श्रेणीज या फिर गिल्ड्स क्या है? तो श्रेणीज या गिल्ड्स क्या है? सेम प्रोफेशन के व्यक्तियों के ग्रुप है। पीपल ऑफ सेम प्रोफेशन का ग्रुप है। इट इज ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ सेम प्रोफेशन। ठीक है, उन्हें श्रेणी या फिर गिल्ड कहा गया है। और पढ़ेंगे आगे श्रेणीज के बारे में। तो श्रेणीज की जो मेंबरशिप है वो तो चलो आपके स्पेशलाइजेशन पर है, प्रोफेशनल स्पेशलाइजेशन पर। बट हमने देखा कि सम मेंबर्स अडॉप्टेड अदर ऑक्यूपेशंस टू। कुछ कुछ मेंबर्स ने और भी ऑक्यूपेशंस को फॉलो किया था, अडॉप्ट किया था। ठीक है, सेम कॉमन प्रोफेशन होना चाहिए। कॉमन प्रोफेशन मतलब कॉमन इंटरेस्ट। कॉमन इंटरेस्ट मतलब द पीपल आर यूनाइटेड बिकॉज ऑफ समथिंग। एंड स्टूडेंट्स ऑल्सो दे कलेक्टिवली डिसाइडेड टू इन्वेस्ट देयर वेल्थ earned through their craft to construct a splendid temple in honor of sun god. This is one example given. The thing is this कि जैसे कि आप सेल्फ हेल्प ग्रुप को समझते हैं वैसे ही श्रेणीज को आप समझ सकते हैं। एक ही ऑक्यूपेशन के लोग सेम तरीके के जो है ऑक्यूपेशन के लोग, सेम तरीके के प्रोफेशन के लोग एक ग्रुप का हिस्सा है। और इस ग्रुप का काम क्या है? अगर कोई भी कहीं भी इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस करता है तो एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे की अर्नड इनकम्स को कलेक्टिवाइज करके, पूल करके और फिर किसी काम के लिए उसको यूज करना। ठीक है, आई होप श्रेणीज क्या है ये आपको क्लियर होगा। नाउ स्टूडेंट्स, मर्चेंट्स के लिए एक और टर्म यूज किया गया है संस्कृत टेक्स्ट में, वो है वाणिक। ऐसे ही टर्म्स से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं प्रीलिम्स में, वो है वाणिक। वाणिक मतलब क्या हुआ? मर्चेंट्स। ओके, अब मर्चेंट वैश्य वर्ग से होंगे वैसे तो, वर्ण से, बट मृच्छकटिका जो कि शूद्रक की किताब है, मृच्छकटिका, आप स्पेलिंग एक बार देख लेंगे। मृच्छकटिका जो कि शूद्रक की किताब है, इस किताब में हमने चारुदत्त नामक एक राजा की कहानी पढ़ी है। और चारुदत्त जो है वो मर्चेंट भी है और ब्राह्मण भी है। वो मर्चेंट भी है और ब्राह्मण भी है, तो ब्राह्मण्स भी ट्रेड करते थे। एग्जाम्पल है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर जगह वही फॉलो होता था जो कि कहा जाए। फाइन। अब उसके अलावा जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि जो अमलगमेट नहीं हो पा रहे हैं, जो इंटीग्रेट नहीं हो पा रहे हैं। एग्जाम्पल एक और है जो कि संस्कृत लैंग्वेज को बोलना नहीं जानते थे, सांस्कृतिक लैंग्वेजेस को, उन्हें मलेच्छास कह दिया गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 4 वर्णास के ऊपर मैंने आपको क्या बताया? अनटचेबल्स भी थे। तो ब्राह्मण्स ने ही कैटेगराइज किया था, रिलीजियस टेक्स्ट ने ही कैटेगराइज किया था कि कुछ काम सेक्रेड है और कुछ नहीं है। जो नॉन सेक्रेड है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, या फिर आप कहिए कि जो नॉन सेक्रेड भी छोड़िए, प्योर नहीं है, सबसे निम्न स्तर के माने जाते हैं, पॉल्यूटिंग एक्टिविटीज मानी जाती हैं, वो शूद्रास को करने को दी गई थी। या फिर शूद्रास के भी बाहर से भी ज्यादा बुरी स्थिति वाले थे चंडालास एंड दी अनटचेबल्स। पॉल्यूटिंग काम क्या माने जाते हैं? जैसे कि किसी डेड एनिमल की बॉडी को डिस्कार्ड करना, या डेड ह्यूमन बीइंग की बॉडी को डिस्कार्ड करना, या फिर उसके अलावा आप कहिए कि साफ सफाई का काम करना। तो ये सारे काम जो है दिए गए थे किसको? दी सो कॉल्ड पॉल्यूटिंग एक्टिविटीज। दी पॉल्यूटिंग एक्टिविटीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू दी अनटचेबल्स। एंड ऑल्सो चंडालास के बारे में हमने पढ़ा है कुछ फॉरेन थिंकर्स, फॉरेन विजिटर्स के अकाउंट पे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मनुस्मृति में सबसे पहले तो चंडालास की ड्यूटीज बताई जाती हैं कि चंडालास वो लोग हैं जो कि सबसे इम्प्योर हैं, सबसे ज्यादा पॉल्यूटिंग काम करते हैं, ये विलेज के बाहर रहेंगे, डिस्कार्डेड यूटेंसिल्स, बर्तनों का यूज करेंगे और पहनेंगे क्या?
जो व्यक्ति मर चुके हैं उनके कपड़े पहनेंगे और लोहे के ऑर्नामेंट्स पहनेंगे। उसके अलावा स्टूडेंट्स फाहियान के नाम से आप जिन्हें जानते हैं, चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क, इन्होंने भी अनटचेबल्स के बारे में लिखा है कि अनटचेबल्स जब किसी गांव में आते थे तो क्लैपर बजाते थे, थाली चम्मच पीटते हुए। आपने पुराने बॉलीवुड मूवीज में देखा होगा, तो वैसे ही थाली चम्मच पीटते हुए लोग आते थे कि अनटचेबल्स गुजर रहे हैं, या वो खुद ही बजाते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें देखना भी इम्प्योर माना जाता था। ये हमें जुआन जैंग यानी ह्यून सैंग और फाहियान के अकाउंट से इंफॉर्मेशन मिलती है कि जब चंडालाज और अनटचेबल्स समाज में विलेज से क्रॉस होते थे तो लोगों को थाली चम्मच पीटकर आवाज करके बताया जाता था कि वो जा रहे हैं, और फिर लोग अपने घरों के अंदर जाते थे, छुप जाते थे ताकि वो चंडालाज को ना देखें। उन्हें देखना भी इम्प्योर माना जाता था। नॉट ओनली दिस, उनके जाने के बाद पूरे रोड को कुछ सेक्रेड वाटर या किसी से साफ किया जाता था, एंड देन बाकी कॉमन मैन उस रास्ते पर चलते थे। सो सच डिप्लोरेबल वर द पोजिशन ऑफ दी चंडालाज इन दी सोसाइटी। ओके जी, चलिए तो ये सेशन यहाँ पे खत्म करते हैं। इसी के पार्ट 2 में हम आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन स्टूडेंट्स, यू हैव टू स्टे ट्यून्ड on Proxy Gyan YouTube channel, and also you can join us on Telegram channel. Telegram channel का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Thank you so much. Stay tuned in and keep studying. Thank you.